हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? चलिए आज अपने करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे ये क्या है और इनसे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो आपका वीडियो रहने वाला है अपना आज वीडियो नंबर 14 है। इससे पहले 13 वीडियो करवा दिए हैं। रीट लेवल 2 साइंस मैथ है, इसके लिए अपनी जो सीरीज चल रही है साइंस के लिए और मैथ के लिए। तो आप सभी का नानी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। तो आज अपने करेंगे रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण करेंगे और धीरे धीरे अपने चल रहे हैं। पूरा पूरा कोर्स आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। सारे जितने भी टॉपिक है, इसके साथ ही इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपने धीरे धीरे करते रहेंगे। ठीक है, चलिए आज का अपना टॉपिक रहेगा रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे ये क्या है और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। देखिए इसमें देखिएगा, पहले आपको इसकी बेसिक जानकारी है वो अपने साझा करेंगे क्या है, और इसके साथ साथ इसकी अभिक्रिया क्या बनेगी, कौन सी अभिक्रिया हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसमें देखिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ यानी कि अभिकारक या क्रियाकारक जिनको बोलते हैं परस्पर क्रिया करके करते हैं और उनके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ उत्पाद बनाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं और क्या करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। और इस अभिक्रिया में पदार्थों का रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म बदल जाता है। यहाँ से अगर एग्जामिनर क्वेश्चन बनाना चाहे ऊपर का, तो बना सकता है कि निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, वो दे सकता है। कि आपको डेफिनेशन दे सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि इस प्रक्रिया में पदार्थों का रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं। एक याद रखना है, रासायनिक अभिक्रिया तब होती है जब रासायनिक बंध टूटते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक बंध टूटते हैं और नए रासायनिक बंध बनते हैं। याद रखना आप। नेक्स्ट देखिए, इसमें रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या। देखो जो रासायनिक इसके अंदर सर्वप्रथम तो आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, रासायनिक बंध बनते हैं, टूटते हैं और नए पदार्थ का निर्माण होते हैं। ये चार बातें हैं मुख्य विशेषता के अंदर आ जाती है। किसके लिए? किसकी? रासायनिक अभिक्रिया की। देखो इसमें क्या क्या होता है। अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का रासायनिक संगठन बदल जाता है। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए अपन देखते हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मुक्त रूप में देखें, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन क्या करती है? जलाने में सहायक है और हाइड्रोजन क्या? जलने में सहायक है। परंतु ये दोनों जब क्रिया करेगी तो क्या बनेगा? जल का निर्माण करेगा। वो क्या करेगा? जल क्या करता है? आग को बुझाने में सहायक होता है। यानी कि इसमें क्या हुआ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया हुई तो इनका क्या हो गया? रासायनिक संगठन बदल गया। तो क्या निर्माण हो गया? जल का निर्माण हो गया। देखो इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान में देखो क्या होता है। अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है। या को ऊर्जा को ग्रहण करेगी या ऊर्जा को मुक्त करेगी। देखो इसमें उष्माक्षेपी अभिक्रिया आपसे पूछ ले कि उष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, तो आप क्या कहोगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊर्जा का क्या क्या होगा? उत्सर्जन होगा। या इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, या उष्माशोषी को कह दिया एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे? में क्या होगा? ऊर्जा का अवशोषित होगा, यानी कि ऊर्जा को ग्रहण करेगा। ऊर्जा ग्रहण करने के बाद रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसको क्या कहेंगे? अवशोषी अभिक्रिया। रासायनिक बंध देखो इसमें अभिकारकों में पुराने रासायनिक बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। ये एक एक बातें हैं जो आपको याद करनी है। अगर ऊपर का एग्जामिनर प्रश्न बनाना चाहे तो इसी प्रकार का प्रश्न बना सकता है। याद रखना, जरूरी नहीं है कि गहराई का क्वेश्चन आए, ये नॉर्मली प्रश्न भी कई बार बन जाते हैं। एक याद रखना, अभिकारकों अभिक्रिया के बाद उत्पादों के रासायनिक गुणधर्म अभिकारकों से भिन्न होते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हाइड्रोजन है गैस फॉर्म में, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस फॉर्म में है। जब दोनों मिले तो क्या बना दिया? जल का निर्माण कर दिया। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ये अभिकारक है। अभिकारकों के गुणधर्म और उत्पाद के गुणधर्म अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग होते हैं। चलिए देखिए, इसमें साथ साथ में अगर नोट्स बना रहे हो आप तो नोट्स बनाते रहना, साथ में इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बाद में इनको आप अच्छी तरह से लिख लेना। देखो नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट है, अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। रासायनिक समीकरण को किस प्रकार अपने लिखते हैं। इसमें देखो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में
पदार्थों को अणुसूत्रों प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है। अगर रासायनिक समीकरण में जो भी पदार्थ होता है, जो तत्व होता है, उनको अणुसूत्रों में या तो अणुसूत्र रूप में होगा या तत्व के रूप में होगा किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। देखो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, दोनों को मिला दिया, किसमें गर्म किया, गर्म करने पर इसमें निर्माण क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। जैसे देखो इसको क्या कहेंगे, समीकरण रूप कह दिया इसको। सी कार्बन हो गया, प्लस लगा दिया, ओ ऑक्सीजन हो गया, O2 रूप में लिखते हैं। ऑक्सीजन का रूप क्या होता है, O2 रूप में होता है। ठीक है, दोनों को मिलाया क्या हो गया, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो गया। इसको क्या कह दिया, रासायनिक समीकरण के रूप में लिख दिया। या फिर क्या, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जल बनाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार लिखा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन दे दे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जल बनाने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए, तो आप किस प्रकार लिखोगे, इस प्रकार लिख दोगे H2O2 + 2, क्योंकि ये एक संतुलित अभिक्रिया है। इसे नेक्स्ट आपने पढ़ेंगे कि अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार करते हैं। देखो यहाँ से क्या है, H2 जल है सॉरी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या अभिकारक रूप में है, और H2 क्या हो गया, उत्पाद के रूप में हो गया। तीर का निशान, देखो यहाँ पर एक तीर का निशान दिखाया गया है। ये क्या दिखाया गया है, अभिक्रिया किस तरफ हो रही है, इस तरफ हो रही है अभिक्रिया। तीर का निशान क्या दिखाता है, अभिक्रिया की दिशा क्या है। जैसे यहाँ से अगर मैं इस प्रकार लगा देता तो अभिक्रिया की दिशा अपोजिट हो जाती। तो अब की बार के अब क्या है, अभिक्रिया की दिशा इस प्रकार है। तीर का निशान जिस तरफ होता है उसी तरफ अभिक्रिया होती है, यानी कि नए पदार्थों का या कह सकते हैं उत्पाद जिस तरफ बनता है, जिस तरफ तीर का निशान होता है। देखो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को तीर के निशान से पहले बाईं तरफ लिखा जाता है। इन्हें क्रिया कारक या अभिकारक कहते हैं, और तीर का निशान अभिक्रिया को दिशा को बताती है। आपसे पूछ ले कि एक रासायनिक समीकरण में तीर के निशान का क्या महत्व है, तो क्या बताओगे, ये क्या बताएगा, रासायनिक की क्रिया की दिशा को बताइए, किस दिशा में क्रिया हो रही है। और तीर के निशान के दाईं तरफ उत्पाद या प्रोडक्ट अर्थात अभिक्रिया के दौरान बनने वाले पदार्थों को लिखा जाता है तीर के दाईं तरफ। ये इनकी क्या है, सामान्य बातें हैं, ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। देखो इसमें निम्न को समीकरण रूप में लिखो। एक क्वेश्चन आपको ये भी बना सकता है कि कोई शब्दों में लिख दे, जैसे ये लिख दिया कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और तीर का निशान लगा दिया, जिंक सल्फेट लिख दिया और हाइड्रोजन लिख दिया। ये कह दिया कि इसको आपको क्या लिखना है, समीकरण के रूप में लिखना है, किस प्रकार इसको लिखा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे, जिंक क्या होता है, Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 होता है। ये जो अणुसूत्र है, ये फॉर्मूले हैं, आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। या जैसे मैंने रासायनिक सूत्र जब करवाए थे उसमें बताया था कि रासायनिक जो सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं, किस प्रकार बनते हैं। आयनों इनके क्या होते हैं, आयन याद रखने होते हैं। जैसे देखो H2SO4 है, H2SO4 के लिए अपने क्या याद रख सकते हैं यहाँ से, क्योंकि ये क्या होता है, H+ फॉर्म में होता है। H4 आयन के रूप में क्या लिखते हैं, इस प्रकार लिखते हैं इसको। H+ H4 को क्या लिखते हैं, SO4 - 2 होते हैं। जब दोनों को मिलान किया जाता है, इसमें क्या होता है, एक H+ है, एक है, यहाँ पर 2 है, तो 2 इसके साथ चला जाएगा और एक इसके साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, H2SO4 चला जाएगा। ये लिख दिया यहाँ। इस प्रकार से फॉर्मूले का निर्माण हुआ है किसका, सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, देखो इसमें Zn जिंक है, H2SO4 है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन बन गया, गैस अलग से निकल गई। क्योंकि Zn किस में फॉर्म में होता है, Zn इसका आयनिक रूप में Zn+2 होता है, और ये क्या होता है, H2SO4 जो होता है किस रूप में होता है, H+ और H4 फॉर्म 2 ग्रुप में होता है। यहाँ से ये जिंक के साथ मिल गया, क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं अणु, यहाँ पर 2 अणु हैं, तो 2 अणु यहाँ से प्लस के अंदर आ गए हाइड्रोजन के। ठीक है, आ गया। अगर आपको ये कह दिया कि एक ये देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो आप इसको इक्वेशन के रूप में, समीकरण के रूप में लिखना है, तो किस प्रकार लिखोगे, यहाँ से लिख दो हाइड्रोजन क्या होता है, H2। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, H2 होता है। यहाँ से लिख दीजिए H2 प्लस क्लोरीन क्या होता है, प्लस क्लोरीन होता है, Cl2 होता है। तो क्या लिख दूँ, HCl क्या बन जाएगा,
क्लोराइड बन जाएगा, परंतु हाइड्रोजन के भी 2 अणु हैं, क्लोरीन के भी 2 अणु हैं, तो मैंने क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। इस अभिक्रिया को संतुलित कर दिया, संतुलित अभिक्रिया कह दिया। संतुलित अभिक्रिया इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे क्या होता है कि इस तरफ बाईं तरफ जितने भी अणु तत्व वगैरह हैं उनका द्रव्यमान, और दाईं तरफ है उनका द्रव्यमान कितना रहना चाहिए, समान रहना चाहिए, या अणुओं की संख्या समान रहनी चाहिए। जैसे यहाँ पर H2 के अणु यानी कि हाइड्रोजन के अणु 2 है, तो इधर अब क्या आ गया, 2 लगाने के बाद हाइड्रोजन के अणु भी 2 हो गए। यहाँ पर क्लोरीन के अणु कितने हैं, 2 है, और यहाँ पर क्लोरीन के अणु कितने होंगे, 2 हो गए, 2 लगा दिए, 2 अच्छे, इसका मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन हो गए और 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है, इस प्रकार आपको देखना होता है। अब देखिए बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बेरियम क्लोराइड को किस प्रकार लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड को अपने किस प्रकार लिखते हैं, देखो ये लिखते हैं BaCl2 के रूप में लिखते हैं, BaCl2। ठीक है, और एल्यूमिनियम सल्फेट को किस प्रकार लिखते हैं, Al2SO4 के रूप में लिखते हैं। और यहां से क्या बनाना है, बेरियम सल्फेट बनाना है, BaSO4 प्लस में बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, AlCl3। ये क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड आपसे अगर ये पूछ ले कि निम्न में से एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखो या सूत्र लिखो, तो आप किस प्रकार लिखोगे। अब आपको ये तो पता है कि एल्यूमिनियम का Al होता है, क्लोराइड का Cl होता है, ये पता है। एक बात अगर आपको और पता है इसके बारे में कि आयन क्या होते हैं इसके, Al को किस प्रकार लिखते हैं, Al+3 के रूप में लिखते हैं, इसको क्लोरीन को इस प्रकार लिखते हैं। यानी कि इसके कितने आ गए, 3 आ गए, और इसके कितना आ गया, 1 आ गया। केवल यहाँ पर प्लस माइनस नहीं देखना है, यहाँ पर जितने ऊपर आयन होते हैं, यहाँ पर 3 है, इस पर 1 है तो 1 लिख दिया, 1 यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा, 3 इसके साथ चला गया, तो क्या बन गया, AlCl3 बन जाएगा। ये बन गया एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये है, सूत्रों का निर्माण करते हैं, सूत्रों का जो मैंने करवाई थी वीडियो, उस प्रकार के मैंने बताए थे। ठीक है, प्रकार होता है। तो क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया। क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट को इस प्रकार क्यों लिखा, क्योंकि Al+3 के रूप में होता है, और SO4 -2 के रूप में होता है। इसके 3 आ गए और इसके 2 आ गए, 3 इसके साथ चला गया और 2 इसके साथ चला गया, तो क्या बन गया, Al2SO4 होता ही है, और यहाँ पर क्या लगा दिया, 3 लगा दिया। ठीक है, ये हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो इसके अंदर। अब देखिए इसके ये संतुलित है या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड के 2 है, इधर क्लोराइड के 3 हैं, और SO4 के यहाँ पर 1 अणु है, यहाँ पर SO4 का 3 अणु है। अगर यहाँ पर मैं SO4 का 3 अणु, तो इधर यहाँ पर 3 लगा देता हूँ, तो 3 लगा दिया, तो यहाँ से SO4 के 3 अणु हो गए, यहाँ पर बेरियम के 3 बढ़ गए, तो बेरियम के 3 बराबर करने के लिए बेरियम के मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया। अब बेरियम के 3 बढ़ गए, 3 कंप्लीट हो गए, इसके यहाँ पर कंप्लीट है, परंतु क्लोरीन के 3 दूनी 6, क्लोरीन के 6 हो गए यहाँ पर। जब क्लोरीन के 6 हो गए, एल्यूमिनियम को यहाँ पर 1 है, तो एल्यूमिनियम का 2 लगा दो यहाँ पर, एल्यूमिनियम का 2 लगाते ही एल्यूमिनियम के 2 हो गए, क्लोरीन कितने हो गए, 3 दूनी 6, कंप्लीट हो गया। ये क्या हो गया, एक संतुलित अभिक्रिया हो गई, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 3 और 3BaSO4 और 2Al3, ये क्या बन गया, बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट की क्रिया करवाएंगे, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। यह एक संतुलित अभिक्रिया हो गई है। ठीक है, इस प्रकार इन अभिक्रियाओं को लिखेंगे। देखो आपसे कह दे कि सोडियम है और जल है, इसकी क्रिया करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। इसको आपको समीकरण के रूप में लिखना है, एक संतुलित समीकरण होनी चाहिए। किस प्रकार लिखोगे, देखो सोडियम आपको पता है कि Na होता है, जल आपको पता है कि क्या होता है, H2 होता है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH होता है, और जल क्या होता है, H2 जल होता है। ये बन गया, आपने ये लिख दिया। क्या ये संतुलित अभिक्रिया है, देखो सोडियम का 1 है, ठीक है, अभी सोडियम का 1 इधर है,
ऑक्सीजन के दो, हाइड्रोजन के दो है, इधर भी हाइड्रोजन का दो है, हाइड्रोजन का इधर दो, ये हो गए, ये तीन हो गए, तीन हो गए हाइड्रोजन के इधर, इधर हाइड्रोजन के दो ही है। ऑक्सीजन का चलो ठीक है एक है। और जल को अपने किस प्रकार लिख सकते हैं, जल जल को अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, एच और ओ एच, एच और हाइड्रोजन और एच ओ एच के रूप में लिख सकते हैं, हाइड्रोजन और ओ एच के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसको बराबर करने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, एच टू, इसको बराबर करने के लिए अपने लगा देते हैं, जल के दो बनाने तो टू अने कर दिया, दो कर दिया, ओ एच के दो आ गए यहाँ पर, ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का यहाँ पर ओ एच बढ़ गया ना, दो ऑक्सीजन, सोडियम के दो कंप्लीट हो गए यहाँ पर, परंतु यहाँ पर ऑक्सीजन का दो बढ़ गया और हाइड्रोजन के दो बढ़ गए, यहाँ पर दो हो गए, दो वो हाइड्रोजन हो गए, दो दून चार हो गए। अगर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, अगर देखिए यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, ओ एच की जगह चेंज करके थोड़ा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, हाइड्रोजन के दो लगाने पर सोडियम का कंप्लीट हो गए, दो सोडियम के, इधर भी दो सोडियम के, परंतु ओ एच दो हो गए, यानी कि हाइड्रोजन के दो ये हो गए, हाइड्रोजन के दो हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, चार हो गए। अब चार को कंप्लीट करने के लिए मैं जल के अनुसार दो लगा देता हूँ, तो हाइड्रोजन के कितने हो गए, दो दो चार हो गए, ऑक्सीजन के कितने हैं, दो, तो ऑक्सीजन कितने होंगे, दो हो गए, कंप्लीट हो गए। ये क्या हो गई, एक संतुलित अभिक्रिया हो गई है, संतुलित अभिक्रिया इसको कहेंगे, टू अने प्लस टू एच टू ओ, ये अभिक्रिया करिए तो क्या बन गया, टू अने एच और एच टू बन गया, दो अणु किसके बन गए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के और जल ये हाइड्रोजन, ये इसकी एक संतुलित अभिक्रिया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित किस प्रकार करते हैं। देखो, असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। आपसे ये पूछ ले, असंतुलित अभिक्रिया है उसको क्या कहेंगे, कंकाली समीकरण कहेंगे। या आप पूछ ले कि कंकाली समीकरण का अर्थ है, तो असंतुलित अभिक्रिया को कंकाली समीकरण कहते हैं। इसे हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी कि भूल एवं जांच विधि से करेंगे, बार बार करके देखते हैं कि किसके दो बढ़ रहे हैं, किसके चार घट रहे हैं, किसके ज्यादा हो रही हैं, बार बार करके देखना पड़ता है, इसमें कुछ फिक्स इसका कोई नियम नहीं है, याद रखें। इस प्रकार इसको कहते हैं भूल एवं जांच पत्ते, ये संतुलित करते हैं। समीकरण को संतुलित करने का आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, देखो द्रव्यमान का संरक्षण का नियम ये कहता है कि अभिकारों का जितना भी द्रव्यमान होता है उतना ही उत्पादों का द्रव्यमान होना चाहिए, ये द्रव्यमान संरक्षण। देखो इसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान विकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, और यह तभी संभव है जब दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है, यानी कि दोनों तरफ परमाणु संख्या समान करनी होती है। परमाणु संख्या को समान करने का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ उनका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, समान हो जाएगा। इस नियम को क्या कहते हैं, अभिक्रिया को संतुलित करना होता है। देखो इसमें जैसे एक अभिक्रिया दे दिया आपको, आयरन है, आयरन की क्रिया कराई जल से, तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन बन गया। अब ये कह दिया कि इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए आप क्या करोगे, तो सबसे मैक्सिमम चीज देख लिया करो, मैक्सिमम। आयरन के यहाँ पर एक अणु है, यहाँ पर एक आयरन के तीन अणु है। अगर मैं यहाँ पर आयरन के तीन अणु कर दूं, आयरन के तीन अणु कर दिया मैंने यहाँ, तो अब एक तो ये हो गया कि आयरन के तीन अणु इधर हो गए, आयरन के तीन अणु इधर हो गए, ठीक है। परंतु यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के कितने हैं, चार है, और इधर ऑक्सीजन का एक है, और इधर हाइड्रोजन के दो है, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, दो है। ये तो ठीक है, पर तो ऑक्सीजन का थोड़ा पंगा पड़ रहा है यहाँ से, ऑक्सीजन के चार करने हैं। ऑक्सीजन के चार करने के लिए मैं ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देता हूँ, चार लगा देता हूँ, तो यहाँ पर कितने बन गए, ऑक्सीजन के चार हो गए, परंतु हाइड्रोजन के चार दूनी आठ हो गए, परंतु यहाँ पर हाइड्रोजन कितनी है, दो है। अब इस तरफ आऊंगा, इस तरफ मैं क्या करूंगा, हाइड्रोजन के आठ करने हैं मेरे को, कितने करने हैं, चार दूनी आठ है, हाइड्रोजन के आठ करने हैं, तो हाइड्रोजन के आठ करने के लिए मैं क्या क्या लगा देता हूँ, यहाँ पर चार लगा देता हूँ, 6H2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, अब आप देखोगे आयरन के तीन हैं, आयरन के इधर भी तीन अणु हैं, इधर भी तीन अणु हैं, ऑक्सीजन के चार अणु हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर चार अणु हैं, यानी कि इस
पूरे H2 के साथ 4 आगे लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, 4 ही O हो जाएंगे, यहाँ पर 4 अणु हो जाएंगे। और हाइड्रोजन कितनी है, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की 8 हो गए। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की 8 हो गए। ये क्या हो गई, एक संतुलित अभिक्रिया हो गई। ठीक है, भूल एवं जांच विधि से इसको हल किया जाता है, इसका कोई निश्चित कोई फॉर्मूला नहीं होता, बार बार इसको हल करके देखना होता है। ठीक है, एक दो बार जो मैक्सिमम जो होती है ना अणु होती हैं, उसको आप सेट कर लिया करो पहले, उसको सेट करेंगे तो उसके आधार पर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इसका आ जाएगा 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2, इसका एक संतुलित समीकरण इसकी हो गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, निम्न में से समीकरण को संतुलित करिए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, आ सकता है, ये भी दे सकता है, दे रखा है। एक ये देखिए, प्रोपेन C3H8 का ऑक्सीजन के साथ दहन करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण होता है, तो इसे संतुलित करो। तो संतुलित किस प्रकार करेंगे, देखो यहाँ से C3H8 है, O2 है, CO2 है, H2O, देखो यहाँ से किस प्रकार इसको करेंगे। यहाँ पर देख लो, सबसे मैक्सिमम क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 8 अणु हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 अणु हैं। तो हाइड्रोजन के 8 करने के लिए मैं यहाँ पर अगर 4 लगा दूं, 4 लगा दिए, अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के हो गए, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन कितनी है, 8 है। अब देखिए नेक्स्ट देखो, अब ऑक्सीजन के देखो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3 है, मैक्सिमम कार्बन देख लो, यहाँ कार्बन का 1 है। अब बराबर करने के लिए क्या करूँ, यहाँ पर कार्बन के 3 बना दूं, कार्बन के 3 मैंने बना दिए। अब देखो यहाँ पर इस साइड में ऑक्सीजन के कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए, और 4 यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए, यानी कि ऑक्सीजन के कितने बन गए, 10 बन गए। अब मेरे को क्या करना है, अभी कारक की साइड क्या करना है, ऑक्सीजन के अणु को 10 बनाना है। यहाँ पर कितने 2 है, तो 10 बनाने के लिए क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 दूनी 10 हो गया। ये क्या होगी, एक संतुलित अभिक्रिया बन चुकी है अपनी। ठीक है, अभिक्रिया को अपने इस प्रकार लिख सकते हैं, C3H8 प्लस 5O2 तीर का निशान 3CO2 प्लस 4H2O, ये क्या होगी, एक संतुलित अभिक्रिया होगी, जो कि अपनी पहली अभिक्रिया क्या थी, ये थी। ठीक है, ये एक संतुलित, कार्बन के 3, कार्बन के 3, हाइड्रोजन के 8, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन के 8 हो गए। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन के 5 दूनी 10 है, इधर 3 दूनी 6, 6 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 6 4 10 ऑक्सीजन के हो गए। तो इस प्रकार क्या हो गई, ये एक संतुलित अभिक्रिया हो, इस प्रकार करना आपको। देखो नेक्स्ट देखिए, रासायनिक समीकरण की विशेषता देखो क्या होती है। रासायनिक समीकरण के द्वारा क्रिया कारक और उत्पाद के अणुओं की संख्या, द्रव्यमान, भौतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, द्रव्यमान कितना है, इसकी भौतिक अवस्था कितनी है, ये अपनी रासायनिक समीकरण से जानकारी प्राप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया के लिए आवश्यक परिस्थितियां, यथा ताप कितना चाहिए, दाब कितना चाहिए, उत्प्रेरक कौन सा करेगा, इसके बारे में अपने को जानकारी मिलती है। अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है, या उत्क्रमणीय है या अनुत्क्रमणीय है, इसकी भी जानकारी हमें इसके बारे में पता चलती है। इसकी सीमाएं देखो क्या है, इसकी सीमाएं हैं, यह अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देते हैं कि अभिक्रिया कब पूर्ण होगी या कितनी देर तक चलेगी, इसके बारे में अपने को जानकारी नहीं मिलती है, ये इसकी। इससे क्रिया कारक व उत्पाद की सांद्रता के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, सांद्रता कितनी है, कम है, ज्यादा है, कुछ भी नहीं कहा सकता। सांद्रता, एक तो सांद्रता के बारे में इसका अनुमान नहीं लगा सकते, एक और इसके एक समय का अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कब कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ये दो इसकी समय, यहाँ से अगर क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक है, विशेषताओं के बारे में सीमाएं क्या है। नेक्स्ट देखिए, इस वीडियो में अपने 4 चीज के बारे में पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, संयोजन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं, या वियोजन अभिक्रिया जिसको अपघटनीय अभिक्रिया बोलते हैं, ये क्या होती है, या एक विस्थापन अभिक्रिया होती है, और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होती है। और जो बाकी रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ने वाले हैं। 4 वीडियो रहेगी अभिक्रिया रहेगी इसमें। अब देखिए, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे। देखो इसमें ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यानी 2 अभिकारक होंगे और एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। इसको आसानी से पहचाना जा सकता है। देखो जैसे कोयले का दहन है,
सी कार्बन प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोलन का दहन हुआ तो क्या बना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। आपसे पूछ ले कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, कैसे पता लगाओगे कि अभिकारक दो है और एकल उत्पाद का निर्माण हो गया, क्या होगी, ये संयोजन अभिक्रिया होगी, यानी कि एक युगात्मक अभिक्रिया होगी। इसमें जो अभिकारक है जुड़ रहे हैं आपस में। मैग्नीशियम फीते का दहन करना, जैसे कैसे लिखोगे, मैग्नीशियम है Mg मैग्नीशियम हो गया, प्लस में ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन हो रहा है तो क्या बन गया, MgO बन गया। इस अभिक्रिया को संतुलित करते क्या करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के दो अणु हैं, मैग्नीशियम का एक हो रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, दो लगा देंगे, तो ऑक्सीजन के दो हो गए, मैग्नीशियम की तरफ दो लगा देंगे। ये क्या हो गई, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो गया। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई, ये अभिक्रिया हो गई युगात्मक अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ पर अभिकारक जो है जुड़ रहे हैं, आपस में जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, युगात्मक अभिक्रिया। देखो एथिन का हाइड्रोजनीकरण, आपसे बोल दिया कि निम्न में से किस अभिक्रिया में एथिन का हाइड्रोजन करने की क्रिया है जो कि एक युगात्मक अभिक्रिया को दर्शा रही है। तो किस प्रकार लिखोगे इसको, इसको लिखोगे आप, देखो अपने लिखते हैं CH2, एथिन को क्या लिख देंगे CH2, इसका हाइड्रोजनीकरण करना है, यानी कि हाइड्रोजन इसमें मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, यहाँ से क्रिया करेंगे। हाइड्रोजनीकरण करने के लिए अपने को क्या चाहिए, दो चीज और चाहिए यहाँ पर, याद रखना, यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकता है। तो क्या चाहिए, एक तो उत्प्रेरक चाहिए, निकल उत्प्रेरक चाहिए, और 473 केल्विन तापमान चाहिए, और 100 एटीएम दाब पर होना चाहिए। तो ये क्रिया होगी, तो क्रिया होगी तो क्या बनेगा, क्रिया होगी तो बनेगा यहाँ पर CH3 और CH3 एथेन का निर्माण हो जाएगा। ये क्रिया क्या होगी, एथिन का हाइड्रोजनीकरण की क्रिया हो चुकी है। तो ये किस प्रकार की क्रिया, एक युगात्मक अभिक्रिया है। एथिन के साथ हाइड्रोजन मिला तो क्या बना, एथेन का निर्माण हो गया, एक एकल उत्पाद का निर्माण हो चुका है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल उत्पाद का निर्माण होगा, उन सभी अभिक्रिया को क्या कह देंगे, युगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया कह देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए एक देखिए, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करता है। देखो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, यहां से नॉर्मली प्रश्न बन सकता है, निम्न में से बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला कौन सा है, ये भी प्रश्न बना है। देखो साथ साथ में जितने भी फॉर्मूले आ रहे हैं ना, आपको उनको याद करते चलना, ये आपके रासायनिक सूत्र के रूप में पूछा जा सकता है। जैसे निम्न में से बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है, बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला है। तो बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होता है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जल से इसकी क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, यानी कि बुझा हुआ चूना बनेगा, और साथ में क्या निकलेगी, ऊष्मा बनेगा। यानी कि दोनों को मिलाया तो क्या बनेगा, एकल उत्पाद के रूप में अपने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। यानी कि यह क्रिया क्या होगी, एक योगात्मक अभिक्रिया होगी, एक संयोजन अभिक्रिया होगी दोस्तों। ठीक है, इनको याद रखना जितने भी करवाए आज। देखो नेक्स्ट, देखो इसमें नेक्स्ट है, अब देखो चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका यूज कहाँ करेंगे, ये भुजा हुआ चूना है, इसके अंदर जल मिल चुका है अब, तो ये इसका सफेदी करने के लिए करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से अभिक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतली परत बनाता है, और इसे दीवारों पर चमक आ जाती है, और संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, 20 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा थी वो हवा से उड़ जाएगी, यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जल की मात्रा, ठीक है, वाष्पित हो जाएगी, तो क्या बचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बचेगा, जो कि एक सफेदी का कारण होता है, एक चमक का कारण होता है। अभी तो चूने का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, जैसे कच्चे घरों में पहले क्या करते थे, चूने का इस्तेमाल अभी भी कई जगह पर करते हैं, मैक्स में नहीं करते हैं। तो जैसे चूना किया जाता है, पानी में मिलाकर चूना मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे सूखता है तो उस चूने में क्या होता है, एक सफेदी आ जाती है, ठीक है, एकदम चमक बन जाती है उसके अंदर, तो वो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यहाँ से भी एक प्रश्न बना हुआ है, निम्न में से संगमरमर का फॉर्मूला है बताइए, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसे चूना पत्थर भी कहते हैं, याद रखना,
और संगमरमर भी कहते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होगा, भुजा हुआ चूना। और CaO क्या होता है, बिना भुजा हुआ चूना। फॉर्मूलों को याद रखना, ये भी आपके डायरेक्टली बहुत बार पूछे हुए एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। क्या होगी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, किसे कहेंगे, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है उन्हें उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब ये हो गया, इसमें उष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा, उससे क्या कहेंगे, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। देखो जैसे प्राकृतिक गैस का देन है, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बनेगा, यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे सकता है फिक्स करके, तो आपको याद रखना होगा इन चीजों को। देखो प्राकृतिक गैस का दहन, जितनी भी चीजें जलेगी, जल रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। जैसे श्वसन है, श्वसन में क्या हो रहा है, श्वसन में क्या, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की उसमें जलता है। श्वसन हम क्रिया कर रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर भी आग जल रही है। ठीक है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं ग्लूकोज के रूप में एकत्रित होता है, जब हम सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन के रूप में, तो वो क्या करेगा, खाने को पचाने की क्रिया चल रही है, जल रही है अंदर अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, उष्मा का उत्सर्जन हो रहा है यहाँ से। जैसे साग सब्जियां हैं, उनका विकृत करते हैं, कंपोस्ट बनाते हैं, कंपोस्ट खाद होती है जो कि खेतों में गिरने के लिए बनाते हैं, तो वहां भी क्या होती है, उष्मा का उत्सर्जन होता है। देखो किस प्रकार होता है, प्राकृतिक गैस क्या होती है, CH4। यहां से भी याद रखना, निम्न में से मीथेन गैस का फॉर्मूला है CH4 बोलते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेगा, जलेगी, तो क्या बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगी, और जल जल और ऊर्जा का क्या करेगी, उत्सर्जन करेगी, याद रखना। श्वसन है, श्वसन में ग्लूकोज है C6H12O6 है, और जल की स्थिति में ये जलेगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य हैं, विकृत होकर कंपोस्ट बनाना भी उष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। इसके अलावा धातु का जंग खाना, जब लोहे पर पानी और ऑक्सीजन की प्रतिक्रिया होती है तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यहाँ से ये भी क्या है, उत्सर्जन की क्रिया है। या न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन है, परमाणु विघटन और संलयन अभिक्रिया में भारी मात्रा में उष्मा का उत्सर्जन होता है। ये सारी सारी क्या होगी, उष्मा उत्सर्जन की अभिक्रिया होगी। अच्छी तरह से आप लिख लेना और याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए, उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। देखो उष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के द्वारा उष्मा ग्रहण की जाती है तब अभिक्रिया संपन्न होती है। जैसे जल में थोड़ा कलमी सोरे KNO3, इस कलमी सोरा यहाँ से पूछ ले, निम्न में से कलमी सोरे का फॉर्मूला है तो क्या बोलोगे, KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट जिसे बोलते हैं। यूरिया, यूरिया का भी फॉर्मूला कई बार पूछा हुआ है कि यूरिया का फॉर्मूला क्या था, NH2CO2 को डालने पर तापमान कम हो जाता है। आपने कभी देखा होगा यूरिया खेत में जो डालते हैं ना यूरिया, अब ऐसे करना, यूरिया जो खेत में डालती है ना, उसको हाथ में लेना, मुट्ठी में लेना, और पानी डालना उसमें। कुछ टाइम बाद एकदम बर्फ जैसा ठंड लगेगी अपनी को, बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। वो क्या करे, उष्मा को ग्रहण कर रही है, ग्रहण करने पर क्या होता है, उसका तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। कभी ट्राई करके देखना, जब खेत में पानी लगाओ ना, खेत में पानी लगाते समय हाथ में ले लेना यूरिया और इसमें पानी डाल लेना, पानी डालोगे तो इसमें हाथ में एकदम ठंडी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो गया, इसमें टेम्परेचर उसका गिर गया, उसमें उसने क्या कर ली, ग्रहण कर ली। प्रैक्टिकल ये चीजें प्रैक्टिकली करके देख लेना आप, उसमें सोचिए अभिक्रिया होगी। इसके अलावा देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये ऊर्जा ग्रहण करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा को, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोबारा ये चेंज हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूने के रूप में अपने पहले जाना था। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या बनेगा, चूना बना, ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था, और दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, प्रकाश से ऊर्जा मिलेगी तो ये चूना पत्थर में दोबारा बदल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। इसके लिए थोड़ा याद रखना आप, कैल्शियम कार्बोनेट से किस गैस का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है, याद रखना। यहाँ एक फोटोसिंथेसिस देखना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस गैस की उपस्थिति में होती है। प्रथम तो प्रश्न आप यहाँ से याद रखना, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में होता है, और जल होता है, और प्रकाश या ऊर्जा होती है। तो क्या बनाता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऑक्सीजन गैस को निकालेगा। क्या निकालेगा, ऑक्सीजन गैस। यहां से प्रश्न क्या बनेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किस
गैस की उपस्थिति में होती है, तो याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में होती है। और साथ साथ में क्या होते हैं, जल होता है और प्रकाश से ऊर्जा होती है, तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा और ऑक्सीजन को निर्माण करेगा, जिसका यूज अपन क्या करते हैं, श्वास लेने के लिए करते हैं। ये क्रिया कौन करता है, पौधे करते हैं, पौधों की पत्तियों में होते हैं। ठीक है, और पौधों की पत्तियों में कौन सी धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, याद रखना मैग्नीशियम धातु, जी। ठीक है, इस अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा ली जाती है। अब देखिए अमोनियम क्लोराइड का जल में घुलना, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। सर्वप्रथम तो आप याद रखना अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl क्या होती है, अनुस्वादर होती है। ये किस में काम आती है, उद्रपातन में। अनुस्वादर का एक उद्रपातन का एक अच्छा उदाहरण है। और उद्रपातन क्या होता है, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, उद्रपातन कहलाता है। उद्रपातन क्या होता है, ठोस से गैस में परिवर्तन को पानी में घोला जाता है तो घोल का तापन घट जाता है, क्योंकि यह एक ऊष्माशोषीय विक्रिया है। बर्फ का पिघलना है, बर्फ को पिघलने के लिए उष्मा चाहिए, जिसे वह अपने परिवेश से अवशोषित करता है। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया है, जैसे बर्फ का पिघलना है, अमोनियम को क्लोराइड का जल में घुलना है, फोटोसिंथेसिस क्रिया है। ये याद रखना आप, ये सारी की सारी क्या है, उष्माशोषीय अभिक्रिया है। यहाँ से शुरू में मैंने बताया था प्रश्न किस प्रकार बन सकता है, निम्न में से उष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, या कह दे कि उष्माक्षेपी का उदाहरण है। इस प्रकार का प्रश्न नॉर्मली प्रश्न आपको दे सकता है। ठीक है, इसी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसे बोलते हैं अपघटनीय अभिक्रिया। क्या होती है, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपघटित होकर अर्थात टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, अपघटनीय अभिक्रिया कहलाती है। और इसमें अभिकारकों के मध्य बने हुए बंध टूटते हैं और छोटे अणुओं का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया की ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है, और जो उष्मा प्रकाश या विद्युत के रूप में दी जाती है। ठीक है, पहले पढ़ा था हमने संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक जुड़ रहे थे, अभी जो अभिकारक बना है वो टूट रहा है दो या दो से अधिक अणुओं में। जब टूटेगा तो क्या होगा, उनका अपघटन होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, वियोजन अभिक्रिया बोल देंगे। देखो इसमें जैसे फेरस सल्फेट है, ये आपको दे दे कि फेरस सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट रहा है। इसका मतलब ये हो गया, ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, उष्मा पाकर ये टूट रहा है, तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ये होगी अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार की अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। यहां से प्रश्न आपसे ये बनेगा, देखो निम्न में से युगात्मक अभिक्रिया कौन सी है, निम्न में से संयोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण बताइए, निम्न में से अपघटनीय अभिक्रिया का एक उदाहरण बताइए। 4 उदाहरण होंगे आपके पास, इस प्रकार के दिए होंगे, तो आपको ये पहचानना होगा यहाँ। ठीक है, देखो इसमें विद्युत अपघटन के द्वारा किस प्रकार की क्रिया होती है, देखो इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया किसी यौगिक की गलित या द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो वह अपघटित हो जाती है, दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है। देखो जैसे जल है, जल को क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट गया, तो यह अभिक्रिया होगी, अपघटनीय अभिक्रिया होगी, वियोजन अभिक्रिया होगी। या NaCl है, नमक है, तो यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित की, तो सोडियम में और क्लोरीन गैस में ये क्या हो गया, वियोजित हो गया, अपघटन हो गया, तो ये अभिक्रिया अपघटनीय अभिक्रिया हो गई। ठीक है, पहचान लो ना, यहाँ से पहचान आ जाएगी अपने के पास, टूट रहा है। चलिए अब देखिए उसमें अपघटन के द्वारा क्या होती है, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रिया में यौगिक को उष्मा देने पर वह छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, उष्मा दी तो उष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो बताइए भाई ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई है, तो आप क्या कहोगे, ये अपघटन अभिक्रिया या वियोजन प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना एक वियोजन अभिक्रिया है। याद रखना साथ में कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO का निर्माण का उपयोग किसमें किया जाता है, सीमेंट निर्माण में इसका। लेड नाइट्रेट का तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाएगी, तो टूट रहा है, तो ये हो जाएगी अपघटनीय अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी। जैसे देखो लेड नाइट्रेट है, PbNO32, लेड नाइट्रेट हो गया। यहाँ से आप साथ में याद रखना लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, किस प्रकार बना है ये, लेड नाइट्रेट क्या होता है, देखो Pb+2 होता है, ये देखो ये होता है
अपने आयन के रूप में P+2 पे लिखते हैं, Pb+2 के रूप में, और नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, ये 2 आ गई, इसका 1 भाग है, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा PbNO3, तो इसके साथ 2 भाग चले गए, ठीक है, पॉजिटिव के साथ चले जाते हैं। Pb+2 इसके 2 आयन है लेड के, और नाइट्रेट का -1 है, इसके अंदर 1 आयन है, 1 आयन इसका Pb के साथ चला गया, 2 नाइट्रेट के साथ चला गया, तो क्या बनेगा PbNO3, इसके 2 हो जाएंगे, NO3 के 2 हो गए, क्या बन गया, लेड नाइट्रेट बन गया। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला का निर्माण हो गया, ठीक है। इस प्रकार इसमें देखो लेड नाइट्रेट क्या होता है, तापन करने से इसमें उष्मा देती है, तो लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में ये टूट जाता है। मुख्य रूप से गैस कौन सी है यहाँ पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये क्या है, एक अपघटनीय अभिक्रिया है, उष्मीय अपघटनीय अभिक्रिया, ठीक है। इन अभिक्रियाओं को इस प्रकार आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया। क्या होगी अपघटन अभिक्रिया, इस प्रकार की अपघटन अभिक्रियाओं में यौगिक प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड है 2AgCl, यहाँ पर देखो ये मैंने नहीं बताया शुरू में, एस लिखा हुआ है, एस लिखा होता है, जी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है, या तो आपको एस मिलेगा या आपको जी मिलेगा ब्रैकेट में, ठीक है, या एक्वा मिलेगा या अल मिलेगा। इसका मतलब क्या है, एस का मतलब क्या, सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में होते हैं। जो जैसे सिल्वर क्लोराइड है एस लिखा, तो इसका मतलब क्या, ये सॉलिड फॉर्म में, ठोस फॉर्म में है। Ag सॉलिड हो गया, क्लोरीन गैस रूप में, तो गैस रूप में हो गया, लिक्विड हो गया द्रव के रूप में, और एक्वा हो गया जलीय रूप में। ये जलीय रूप में है एक्वा, और अल हो गया लिक्विड रूप में, ठीक है, द्रव रूप में, और जी हो गया गैस रूप में, और एस हो गया ठोस रूप में हो गया, ठीक है। इनके साथ में इस प्रकार ये लिखते हैं अपने। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है, और सिल्वर व क्लोरीन में वियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होगी प्रकाशीय अपघटन अभिक्रिया। सूर्य का प्रकाश करेंगे एकदम, देखिए सिल्वर ब्रोमाइड है, सूर्य का प्रकाश मिलने पर क्या होगा, सिल्वर में और ब्रोमाइड में टूट जाता है ये। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। याद रखना, फोटोग्राफी निम्न में से फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है, AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा है, प्रकाश है, या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें ऊर्जा अवशोषित होती है, याद रखना, ऊर्जा का क्या किया जाता है, इसमें अवशोषण होता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया क्या होती है, सारी की सारी उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। जैसे बेरियम एग्जाम्पल देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड है BaO2 है, को अमोनियम क्लोराइड में मिलाने पर पर्यावरण से गर्मी अवशोषण के कारण टेस्ट ट्यूब का निचला भाग ठंडा हो जाता है, ठीक है। इसे क्या करेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम देखो BaO, अच्छा तो क्रिया क्या करेगा, अमोनियम क्लोराइड से NH4Cl से क्रिया करेगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड के डालने पर टेस्ट ट्यूब भी है ठंडा हो जाता है, यहाँ से निचला भाग क्या हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब में इनको मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, निचला भाग ठंडा हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण से गर्मी के अवशोषण के कारण इसका भाग क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया है और द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया है। इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, अभिक्रियाशीलता, जो तत्व होती है उनकी अभिक्रियाशीलता आपको पता होना चाहिए कि किसकी अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। इसके आधार पर थोड़ा आप कर सकते हैं। देखो पहले अपन जानते हैं, देखो देखो ये तत्व है, तत्व वाला चैप्टर किया तो उसके अंदर मैंने बताया था। देखो सबसे अधिक क्रियाशील है, यहाँ से प्रश्न किस प्रकार बन सकता है, सबसे अधिक क्रियाशील आपसे पूछ ले तो हमेशा याद रखना पोटेशियम होता है, पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद सोडियम है, इनको खुले में नहीं छोड़ सकते। इनको याद किस प्रकार रखेंगे, लाइन वाइज अगर याद रखना है, या आपसे क्वेश्चन इस प्रकार दे सकते हैं,
एक तो क्वेश्चन ये बन गया कि निम्न में तत्वों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है, तो पोटेशियम होता है, ये याद रखना। या आपसे इसने जो दे रखे हैं आपने 13-14, इनमें से आपको 4 दे देगा कि निम्न में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ से 4 ऑप्शन बना के देखो, क्वेश्चन बनाने की बना रहा हूँ, यहाँ से आप बताना। देखो मैंने लिख दिया, जिंक लिख दिया, आयरन लिख दिया, ठीक है, कॉपर लिख दिया और कैल्शियम लिख दिया। अब आपसे पूछ ले निम्न में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा तत्व है, तो आप क्या बताओगे? आप यहां से हर एक नहीं बता सकता, जिसको ये याद होंगे वो ही बता पाएगा कि सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है। कैल्शियम है। तो कैल्शियम कहाँ आ रहा है? कैल्शियम 3 नंबर पर आ रहा है और बाकी के बाकी नीचे की तरफ आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनको याद रखना। आप याद किस प्रकार रखोगे? यहाँ से देखो, याद एक फॉर्मूला है, यहाँ से इस प्रकार इनको याद कर लेना आप। केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फिक्के पकता है, फिक्के पकता है, ठीक है। कौन है? कौन है? देखो, कौन है? आगे आओ। कौन है? आगे आओ, ठीक है। इसे याद रखोगे आप। केदारनाथ का मतलब हो गया के, नाथ का मतलब हो गया सोडियम, का मतलब हो गया कैल्शियम, माली का मतलब हो गया मैग्नीशियम, आलू का मतलब हो गया एल्यूमिनियम, जरा का मतलब हो गया जिंक है, फिक्के का मतलब हो गया आयरन है, पकता है पीबी लेड है। इस पहले वाले है से हाइड्रोजन हो गया, और कौन सी यू कौन हो गया है। दूसरे वाले है आता है तो उसका एच जी हो गया, और आगे ए जी सिल्वर हो गया, आओ का क्या होगा? ओरम हो गया, लास्ट में एक एस टी बचता है, ठीक है। इस प्रकार इनको याद रखना आप, ये लिख लो आप, इस प्रकार इनको याद रखना आप। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। स्थापना अभिक्रिया, द्वितीय स्थापना अभिक्रिया, इनमें तो ये काम आएगा आएगा। इसी प्रकार तत्वों में, तत्व जो आपके दे रखे हैं उनमें भी डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, जो मैंने शुरू में बताया, कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कम क्रियाशील है, इस प्रकार के बन सकते हैं प्रश्न, ठीक है। क्योंकि सिल्वर और गोल्ड होते हैं, इनको खुले में छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये अक्रियाशील है, कम क्रियाशील है। इनको खुले में नहीं छोड़ सकते, हाइड्रोजन तक, हाइड्रोजन तक है, ये ज़्यादा क्रियाशील होती है, याद रखना। तो इनको खुले में ज़्यादा नहीं छोड़ा जाता, क्योंकि इसमें आयरन को छोड़ा जाता है तो इस पर जंग लग जाता है। पोटेशियम और सोडियम को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये क्या क्रिया करके बोट उत्पन्न करते हैं। इससे सोडियम को इसमें रखा जाता है, सोडियम को रखने के लिए केरोसिन चाहिए होता है, ठीक है। इस प्रकार देखो इसमें, अब देखिए इसमें तो याद कर लेना अच्छी तरह से आप। देखो इसमें, अब देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता, वे अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के कम क्रियाशील तत्व को अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापित कर देता है, तो विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखो जैसे आयरन है, आयरन और कॉपर में सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? तो आयरन हो गया। आयरन क्या करेगा? कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो क्या बनेगा? ये आप आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से अलग हो जाएगा। तो इस ये अभिक्रिया क्या हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। आपसे 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, निम्न में से विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। या आपसे कह दे एफ ई प्लस यू एस फोर प्लस देर का निशान दे दिया, एफ ई एस फोर प्लस यू दे दिया, निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये दे देगा। तो आप क्या बोलोगे? इस प्रकार की अभिक्रिया देखे क्या बोलोगे? ये अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया है। देखो जिंक है, सी एस फोर है, इससे क्रिया करेगा, कॉपर सल्फेट से क्रिया किया, तो इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? जिंक है। जिंक क्या करेगा? कॉपर को स्थापित कर देगा, तो इसकी जगह आ जाएगा, जनरल फोर बन जाएगा,
क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो COS4 इसका फॉर्मूला जो बना है COS+4 में होता है, इस रूप में होता है, और SO4-2 के रूप में होता है। जिंक क्या होता है, ZnS+2 में। ये इसके साथ क्रिया कर लेगा क्योंकि सबसे अधिक ये इसकी तुलना में अधिक क्रियाशील है, तो जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेगा। इस प्रकार पीबी लेड है, CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड से क्रिया करेगा तो क्या बना देगा, लेड क्लोराइड बना लेगा, क्योंकि लेड क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो इसकी तुलना में लेड क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो लेड क्लोराइड का निर्माण कर लेगा और कॉपर इससे अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गए विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में से प्रश्न आपके हर हालत में आ सकता है, याद रखना। पिछले भी एग्जामों में कई एग्जाम्स में प्रश्न पूछ, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है या उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इसमें दो यौगिकों के घटक एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। देखो Na2SO4 है और BaCl2 है। इसमें देखो इसको आकर अपन लिखेंगे Na, सोडियम को किस प्रकार लिखते हैं, Na+ और SO4-2, ठीक है, और Ba+2 होता है और Cl होता है। तो ये क्या हो गए, यहाँ पर Na और Cl आपस में क्रिया कर ली और BaSO4 आपस में क्रिया कर ली, तो क्या बनाया, BaSO4 का निर्माण हो गया और NaCl का निर्माण हो गया, क्योंकि दो अणु यहाँ पर सोडियम के हैं और दो अणु क्लोरीन के हैं, तो क्या हो गया, ये एक दूसरे को विस्थापित कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या होगी, दो विस्थापन हो रहे हैं। यहाँ पर बेरियम विस्थापन कर रहा है सोडियम को, सॉरी सोडियम विस्थापन कर रहा है, ठीक है, बेरियम से यहाँ पर निर्माण हो रहा है, BaSO4 का निर्माण हो रहा है, ठीक है। सोडियम क्या कर रहा है, बेरियम को विस्थापन कर रहा है, बेरियम का विस्थापन कर रहा है, क्लोरीन के साथ जाना चाहता है, ये कौन, सोडियम जाना चाहता है, तो यहाँ पर क्या बन गया, NaCl का निर्माण कर लेगा और Ba यानी कि बेरियम किसके साथ चला जाएगा, ठीक है, सल्फेट के साथ चला जाएगा, तो SO4 इसके साथ होगा, तो ये क्या निर्माण होगा, BaSO4 का निर्माण हो गया, बेरियम सल्फेट का निर्माण हो गया, ठीक है। इस अभिक्रिया में BaSO4 के अवक्षेप का निर्माण होता है, जो जल में अविलय, जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, ठीक है। याद रखना इसमें दो, ठीक है, दो प्रकार से इसमें क्या होगा, विस्थापन होगा, दो तत्वों का विस्थापन होगा आपस में, और वहां पर जो विस्थापन अभिक्रिया है इसमें केवल एक क्या कर रहा है, दूसरे को विस्थापन कर रहा था, एक बाहर जा रहा था, ठीक है। इसमें अदला बदली हो रही है, एक तरफ से ये कह सकते हैं, सोडियम था, सोडियम की जगह क्या आ गया, बेरियम आ गया, और बेरियम की जगह क्या आ गया, सोडियम आ गया, अदला बदला हो गई, यहाँ पर निर्माण हो गया, ठीक है। एक देखो NaCl है, AgNO3 है, ठीक है, और यहाँ पर NaNO3 और AgCl का निर्माण हो गया, किस प्रकार, Na सोडियम है, सोडियम ने क्या कर दिया, सिल्वर को विस्थापित कर दिया, और सिल्वर यहाँ पर Cl के क्लोरीन के साथ आ गया, तो AgCl बन गया, और सोडियम चला गया नाइट्रेट के साथ चला गया, तो NaNO3 बन गया, तो यहाँ पर इसको क्या कह दिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दो तत्वों का आपस में आदान प्रदान हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया में सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का बनता है। या देखो कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया में देखो CSO4 है, कॉपर है, और यहाँ पर क्या है, सोडियम है। सोडियम ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, तो क्या बन गया, यहाँ पर सोडियम चला गया SO4 के साथ, क्या बन गया, Na2SO4 बन गया, और यहाँ पर कॉपर है, कॉपर आ गया OH के साथ, क्या बनेगा, COS2 का निर्माण हो गया, यानी कि कॉपर हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। जो SO4 कॉपर सल्फेट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH और COS कॉपर हाइड्रोक्साइड हो गया, और Na2SO सोडियम सल्फेट का निर्माण हो गया, ठीक है। यहाँ पर दो तत्व आपस में, यहाँ से सबसे अच्छी पहचान ये है कि दो तत्व आपस में अदला बदली करेंगे इसमें विस्थापन में, और विस्थापन में केवल एक तत्व था, एक तत्व दूसरी की जगह जा रहा था,
जैसे सिल्वर नाइट्रेट है और पोटेशियम क्लोराइड की अभिक्रिया है, AgNO3 है, KCl है। यहाँ पर सिल्वर क्या करेगा, पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम किसके साथ आ जाएगा, NO3 के साथ आ जाएगा। Ag किसके साथ चला गया, Cl के साथ चला गया। AgCl बन गया, सिल्वर क्लोराइड का निर्माण हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हो गया यहाँ से। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, द्विविस्थापन अभिक्रिया प्रकार के द्विविस्थापन। याद रखना, AgCl सिल्वर क्लोराइड यह एक सफेद रंग का अघुलनशील नाइट्रेट है, सिल्वर क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है और सिल्वर नाइट्रेट है, इसके नाम दे रखे हैं। तो इस प्रकार ये द्विविस्थापन अभिक्रिया तक था। और नेक्स्ट वीडियो में अपने जितने भी बच रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपने करने वाले जितना भी बचेगा, इसमें रासायनिक समीकरण है, अपचन उपचन अभिक्रिया, रेडक्स अभिक्रिया है, ठीक है, संक्षारण वगैरह है, विकृत गंधिता बच गया, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो यहाँ तक वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना आपको वीडियो किस प्रकार लग रहे हैं, ठीक है, इसमें सपोर्ट मिलेगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।